नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपके सामने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 4th सेमेस्टर के सेक्शन सी के वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2 भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 से 1950 के यूनिट 4 के अंतर्गत एक अध्याय लेकर आया हूं, जिस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और उस चैप्टर का जो शीर्षक है वो राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज है। हम इसके पहले कि डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज की बात करें, हम ये जानना ये जरूरी है कि जिस समय राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार करने की इच्छा अपने मन में लाई और प्रयास किया, उस समय वस्तुतः भारतीय समाज की क्या दशा थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो हम ये देखते हैं कि जो उस समय का समाज था वो दकियानुसी था, अंधविश्वासी था, रूढ़ियों से ग्रस्त था। बहुत सारी परंपराएं ऐसी थीं जो महत्वहीन थी, और न केवल महत्वहीन थी बल्कि कलुषित भी थी। उन प्रथाओं का ऐसा प्रभाव समाज पर था कि पूरा समाज जो था वो एक जकड़न की स्थिति में आ गया था, और उसमें गतिशीलता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया था। राम मोहन राय के थोड़ा पहले हम देखें कि जो कंपनी शासनकाल में जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो प्रारंभ में भले ही उदासीनता की नीति रही हो, लेकिन बाद में इंग्लैंड के कुछ जो प्रभुत्ववादी लोग थे, उन लोगों ने उन पर जो विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ा था, चाहे वो बेंथम के विचार हों या वो कुछ अनुदारवादियों के विचार हों, तो उनके प्रभाव में आकर और उनके दबाव में आकर कंपनी ने कुछ हस्तक्षेप करने की नीति का या उत्तरदायित्व की नीति का प्रारंभ किया था। और ऐसे समय में जब कंपनी की नीतियों में परिवर्तन आ रहा था, ऐसे ही समय में डॉक्टर राजा राम मोहन राय जो थे वो अपनी कोशिशों को करना प्रारंभ करते हैं। और ये एक बड़ा यानी संयोगिक काल था कि जिस समय कंपनी अपने प्रयास भी प्रारंभ करना चाह रही थी और राजा राम मोहन राय की इच्छाओं का भी प्रादुर्भाव हो रहा था, और दोनों के संयोग से उस समय के जो समाज का जो विकृत स्वरूप था उसमें परिवर्तन लाने का एक काम प्रारंभ हुआ था। राम मोहन रॉय के थोड़ा से हम बायोग्राफी पर अगर चर्चा करें तो जैसा कि उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रीयता का या आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, उनके जन्म तिथि के संबंध में थोड़ा सा विवाद है कि 1772 या 1774 में हुआ था, लेकिन बर्दवान जिले के राधानगर गांव के एक कट्टरपंथी परिवार में हुआ था, यह निर्विवादित है। राय रायन की जो पदवी थी वो उनके पितामह को नवाब की सेवा में जो थे उन्होंने प्रदान की थी, और बाद में वहीं से इनको भी ये राय की जो पदवी है वो ट्रांसफर हुई थी। राजा राम मोहन राय का जो प्रारंभिक जीवन था वो उस पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर हमको नहीं मिलता है। संभवतः जैसा कि उस समय परंपरा थी कि जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर में हुई रही हो, और बाद में वो उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए, खास करके फारसी और अरबी का अध्ययन करने के लिए बिहार गए थे, क्योंकि उस समय सरकारी सेवा में जाने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक था, और उन पर एक परिवार का दबाव था कि वो सरकारी सेवा में ही जाएं। तो एक तरीके से जब वो इसका अध्ययन करने के लिए पटना पहुंचे थे
तो जाने अनजाने में इस्लाम का जो प्रभाव था वो उनके ऊपर पड़ा था। ख़ास करके जो इस्लाम का सूफ़ी दर्शन था उससे वो बड़े प्रभावित हुए थे और इस्लाम के प्रभाव से ही वो एकेश्वरवादी हो गए थे और उन्हें अब किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रह गया था। अगर हम गहराई में देखें तो जो इस्लाम का सूफी दर्शन है और वेदांत दर्शन है, इसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। तो जब वो लौटे वहाँ से अध्ययन करके तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इससे उनका जो परिवार और समाज कट्टरपंथी था उनसे उनकी विचार में अनबन हो गई और अंततः उनको घर छोड़कर निकलना पड़ा था। और इस तरह से वो काफ़ी इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे और बाद में उन्होंने उस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया था। वहाँ से फिर वो कुछ दिन के लिए बनारस भी गए थे और वहाँ से उन्होंने हिंदू धर्मों का और संस्कृत साहित्य का काफ़ी अच्छा अध्ययन किया था। बाद में जब वो मुर्शिदाबाद लौटकर आए थे तो वहाँ उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिद्दीन ए गिफ्ट टू नामक निबंध लिखा था। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया था और एकेश्वरवाद और सहिष्णुता का समर्थन किया था। 1803 में राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आ गए थे और वे जॉन डिग्बी के अधीन काम करने लग गए थे। डिग्बी ने उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी थी और उसका ज्ञान कराया था। लगभग 10 वर्षों तक उनके साथ काम करके राजा राम मोहन राय अंग्रेजी साहित्य और उस अंग्रेजी दर्शन के काफ़ी पुजारी बन गए थे। रंगपुर में राम मोहन का जो डिग्बी के साथ सहयोग बड़ा लाभप्रद साबित हुआ था। इससे उनके ज्ञान और विचार में नई दिशा आई थी। बाद में उन्होंने राजस्व पदाधिकारी की हैसियत से कंपनी सरकार में आगे 1 दशक तक उन्होंने सेवा की थी और इस बीच उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया था और वो बाद में रंगपुर में अपना समय बिताया था और हिंदू विद्वानों के साथ धार्मिक वाद विवाद में अपना समय व्यतीत करते थे। 1814 में जब वो कंपनी सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिए तो उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना 1 साल बाद 1815 में फ्रेंडली एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसमें जो मेंबर्स थे वो संभ्रांत हिंदू परिवार के थे और हिंदू परिवार के होने के साथ साथ वो प्रगतिशील विचारों के थे और राजा राम मोहन राय के जो विचारों से प्रभावित लोग थे वो इसकी सदस्यता स्वीकार करते थे। इस सभा में आत्मीय सभा में बहुत सारे उदारवादी जो थे वो रजिस्टर्ड होते चले गए और एक्चुअली ये हिंदुओं का संगठन बन गया था जिसके लोग सप्ताह में 1 बार मिलते थे और वहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता था और स्तुति की जाती थी। सभा का उद्देश्य एक प्रकार की नई पूजा पद्धति का निर्माण करना था और साथ ही साथ हिंदू धार्मिक जो कर्मकांड थे उससे वो मुक्ति चाहते थे। लेकिन लगभग 4 वर्ष चलने के बाद 1819 में ये जो आत्मीय सभा थी ये समाप्त हो गई थी। इसके बाद 1825 में राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जिसमें उपनिषदों में वर्णित एकेश्वरवादी विचार का निदर्शन किया गया था। उपनिषद जो एक तरह से हिंदू धर्म का पुनरुद्धारवादी विचारों का संकलन था, खास करके उत्तर वैदिक काल के बाद जो उस धर्म में
जटिलताएं आ गई थी। कर्मकांड, अंधविश्वास, बहुदेववाद, यज्ञों का आधिक्य, इस तरह की जो बुराइयां आ गई थी, उससे हटकर कर्मों की पवित्रता, नैतिक आचरण और उच्च आदर्श को अपनाकर जो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया था, उन्हीं उपनिषदों पर आधारित जो विचार थे, उन्हीं का मनन, निरूपण उन्होंने किया था और वेदांत सूत्रों का अंग्रेजी और बंगला में अनुवाद भी प्रकाशित किया था। बाद में उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों का जो अध्ययन किया था, उससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उपनिषदों में विशुद्ध आस्तिकवाद या ईश्वरवाद की चर्चा है। उसमें जो पारंपरिक मूर्ति पूजा थी, उसका कोई स्थान नहीं था। तो जो कट्टरपंथी परिवार थे, उन्होंने उनके इस विचार का विरोध किया और उनका अपना जो परिवार था, वो तो पहले से ही नाराज बैठा था और इस घटना के बाद से इस पंथ की इस संस्था की स्थापना के बाद से उन्होंने परिवार में अपने लोगों का साथ खो दिया था। यहाँ तक कि पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। कलकत्ता में ही राम मोहन रॉय जो थे, वो ईसाई धर्म प्रचारकों के संपर्क में आए थे और ईसाई धर्म को समझने के लिए उन्होंने पहले ग्रीक, लैटिन और फिर हिब्रू सीखा था, जिससे मूल ग्रंथों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। और वो जो जीसस थे, उनके उपदेशों से काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन फिर भी उनको दैवीय मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। 1820 में उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नाम की पुस्तकें प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के नैतिक और आध्यात्मिक उपदेशों का उल्लेख कर उसे स्वीकार किया था, लेकिन जो अलौकिक या दिव्य कार्यों के संबंध में राम मोहन रॉय ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की थी। इससे जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनको चोट लगी थी और वो उनसे बहस करने लगे थे, लेकिन राम मोहन रॉय के जो तर्क थे उससे वो शांत हो गए थे। विलियम एडम नाम का एक ईसाई धर्म प्रचारक ने तो उनके एकेश्वरवाद को मान भी लिया था। इस कारण से कलकत्ता में एकतावादी मिशन की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मिशन फिर बंद हो गया था। 20 अगस्त 1828 में राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके जो प्रथम सचिव थे वो ताराचंद चक्रवर्ती थे। समाज के लोग शनिवार के दिन शाम के समय इकट्ठे होते थे और उपनिषदों के विचारों पर वहाँ चर्चा होती थी। उपनिषदों को वहाँ पढ़ा जाता था और उसका अनुवाद का कार्य भी बंगला में किया जाता था। ये जो समाज था वो सभी के लिए खुला हुआ था। अधिकांशतः इसमें जो बंगाल का शिक्षित वर्ग था वो आता था। 1829 में राम मोहन रॉय ने सती प्रथा उन्मूलन में जो आशातीत सफलता प्राप्त की थी उससे कट्टरपंथी जो बंगाल निवासी थे वो बड़े गुस्से में आ गए थे और उन्होंने राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा नाम का एक संगठन स्थापित किया था, जो ब्रह्म समाज का विरोधी था। एक और ब्रह्म समाज अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करता था, तो दूसरी ओर जो राधाकांत देव के नेतृत्व में दूसरा समाज जो ब्रह्म समाज का विरोधी समाज था, धर्म सभा नाम से, वो उसकी जो पत्रिका थी समाचार चंद्रिका, उसमें वो अपने विचार व्यक्त करते थे जो एक दूसरे के विरोधी होते थे और एक दूसरे की बातों को
आलोचना करते थे और इससे जो पूरा बंगाल का हिंदू समाज था वो लगभग दो विरोधी दलों में बढ़ चुका था। बाद में 1830 में राम मोहन इंग्लैंड चले गए थे और वे भारत में ब्रिटिश सरकार, पश्चिमी सभ्यता और ईसाई धर्म के आगमन के जो बड़े और दूरगामी परिणाम निकलने वाले थे उससे वो परिचित थे और संभवतः वे अंग्रेजी जीवन और धर्म का अध्ययन भी वहाँ जाकर करना चाहते थे। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का भी नवीकरण होने वाला था, तो उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की दशाओं से अवगत कराएं और फिर इस तरह से कार्य करते हुए 1833 में ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया था। तो ये एक संक्षेप में राजा राम मोहन राय का हम जीवन जो परिचय था वो प्राप्त किए थे। अब हम उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उसके रूपों को जानने के लिए कि ब्रह्म समाज में कौन सी अवधारणाएं थी, किस प्रकार के सिद्धांतों का वो प्रतिपादन किए थे और अंततः उनके उद्देश्य क्या थे, वो समाज में किस तरह का परिवर्तन चाहते थे, किस तरह का संगठन चाहते थे, ताकि आने वाले समय में न केवल सामाजिक स्थिति सुधरे, न केवल समाज की रूढ़िवादिता समाप्त हो, वरन कहीं न कहीं समाज की इस जागृति का जो वो उपयोग था वो राजनीतिक रूप से भी वो चाहते थे। इसके बारे में हम इसके अगले भाग में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।